निशा दीदी, कैसी हो आप? देखो, मैं अपने साथ अंजलि को भी लेकर आई हूँ। अरे वाह, भाभी के लिए गिफ्ट लेकर आई और हमारे लिए कुछ नहीं। शादी में तो अंजलि मेरा बड़ा ख्याल रखी हमारा, तभी हमने लिया था कि वाइफ बनाएंगे तो आप ही को बनाएंगे, और आप शादी के बाद हमें भूल गई। क्या बात है, मेरे देवर ने अपने लिए लड़की पसंद कर ली? ऐसा नहीं है दीदी, बस शादी में हमारी बात थोड़ी अच्छी हो गई और हम दोस्त बन गए, इसलिए ज्यादा और कुछ नहीं। अब घर के लिए निकलती हूँ। इतना बोलकर अंजलि निकिता के साथ वहां से निकलने लगती है, पर विवेक एक बार फिर उनका रास्ता रोक लेता है और उनसे हंसी मजाक करने लगता है, और ये सब कुछ शांति देख लेती है। तुम यहाँ फिर आकर मेरे बेटे से बात करने लगी? तुम्हें मेरे बेटे के अलावा कोई नजर नहीं आता क्या? और बहू अपनी बहन को समझा दे, अगर उसे तुझसे मिलने आना है तो खुद आया करे, अपनी इस काली कलूटी दोस्त को ना लाए। माँ, थोड़ा सोच समझ कर बोलो, वो मेहमान बनकर आई है और मेहमान भगवान के समान होता है। माफ करना आंटी जी, मेरी वजह से आपको परेशानी हुई, मैं चाहती हूँ। इतना बोलकर अंजलि निकिता के साथ वहां से चली जाती है, पर यह सब कुछ निशा और विवेक को अच्छा नहीं लगता है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक बार फिर जबरदस्ती निकिता अंजलि को अपने साथ अपनी बहन को ले जाने के लिए आती है, और जब इस बार विवेक उसे देखता है तो शादी के लिए प्रपोज करता है। भाभी, अपनी बहन के दोस्त को बोलो ना कि मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करे। अरे वाह, बात यहाँ तक पहुँच गई और किसी ने मुझे बताया भी नहीं। दीदी, आप तो जानती हैं ना कि मैं कितनी काली हूँ, हर कोई मेरे काले रंग का मजाक बनाता है, और इस घर में तो सब दूध से भी ज्यादा गोरे हैं। भला मैं इस घर में कैसे एडजस्ट करूंगी? अरे तुम्हारी दीदी इस घर में है तो तुम ऐसी बातें क्यों सोचती हो? निशा अंजलि और विवेक से बातें कर ही रही होती है कि तभी एक बार फिर वहां शांति आ जाती है और अंजलि को देख उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए दरवाजे के बाहर कर देती है और उससे बोलती है, खबरदार, अगर मेरे घर के आसपास दोबारा कभी भटकी। बेशर्मी की भी हद होती है। जब से तेरा काला मनहूस चेहरा देखा है, मेरे तो दिन ही उल्टे चलने लगे हैं। और विवेक, खबरदार अगर तूने इस काली कलूटी से दोबारा बात की। शांति बिना किसी की बात सुने नाराज होकर वहां से चली जाती है, और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब शांति विवेक के लिए लड़की देखने लगती है, और जब इस बारे में विवेक को पता चलता है तो वो अपनी माँ पर भड़कते हुए उसे अंजलि के बारे में बताता है। माँ, मैंने आपसे कहा ना, मुझे आपकी पसंद की गोरी लड़की से शादी नहीं करनी। मैं गोरी लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे अंजलि पसंद है। भले ही वो काली है, पर वो बिल्कुल वैसी लड़की है जैसी मुझे चाहिए, और जिंदगी मुझे बितानी है, आपको नहीं। माँ जी, मान जाइए, देवर जी सही कह रहे हैं। भगवान ना करे अगर कल को उन्होंने कोई गलत कदम उठा लिया, फिर आप क्या करोगे? चाहे कुछ भी हो जाए बहू, मैं उस काली लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनने दूंगी। तो फिर ठीक है माँ, आप अपने एक ही बेटे बहू के साथ रहो, क्योंकि मैं तो जा रहा हूँ ये घर छोड़कर। इतना बोलकर विवेक कमरे में जाकर सामान पैक करने लगता है, जिसके बाद एक बार फिर निशा अपनी सास को समझाती है और अपने बेटे की जिद के आगे शांति चुप हो जाती है और उसकी शादी अंजलि से करवा देती है। अंजलि, आज तुम बहुत खुश होगी। आखिर आज तुम्हारी मुंह दिखाई जो है। किसकी मुंह दिखाई भाभी? और कैसी मुंह दिखाई? माँ ने साफ मना किया है, हम इस काली कलूटी की मुंह दिखाई नहीं करवाएंगे। काजल, थोड़ा सोच समझ कर बोलो, अब अंजलि भी तुम्हारी भाभी है। बहुत तमीज से बोलने से सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी, और सच्चाई यही है कि मैं इस काली कलूटी की मुंह दिखाई नहीं करने वाली। जब से ये मेरी जिंदगी में आई है, इसने मेरी जिंदगी को अंधेरे में धकेल दिया है। लोगों को इसका काला चेहरा दिखाकर मैं अपने मुंह पर कालिक नहीं पुतवाना चाहती हूँ। इस तरह शांति अपनी बहू की मुंह दिखाई तक नहीं करवाती। समय यूं ही बीतता है और बीतते समय के साथ शांति अपनी बेटी के साथ मिलकर अंजलि के काले रंग का मजाक बनाती है। पता है भाभी, हमारे स्कूल में एक छोटा सा नाटक हुआ था और वहां पर हमें काली परी की जरूरत थी। एक दल तो किया कि आपको ले जाऊं, पर आपको ले जाती तो मेरी इंसल्ट हो जाती, इसलिए हमने काली परी का रोल ही हटा दिया। काश कि इसी तरह हम आपको भी अपने घर से हटा पाते। अरे बेटा, ये तो ऐसे अमावस्या की रात बनकर हमारी जिंदगी पर ग्रहण लगाए बैठी है कि अब हम चाहकर भी पीछा नहीं छुड़ा सकते। अपनी सास और नंद की बातें सुनकर आंखों में आंसू लिए अंजलि रसोई में जाती है और काम करने लगती है। उसको रोता देख निशा, अंजलि, अगर तुम्हें माँ जी और काजल की बातें इतनी बुरी लगती हैं तो तुम उन्हें जवाब क्यों नहीं देती? क्यों चुपचाप सुनती हो? दीदी, क्योंकि मैं ये सारे ताने बचपन से ही सुनती आ रही हूँ, अब तो आदत सी हो गई है, पर ये आंसू रुकते ही नहीं। निशा को अंजलि के लिए काफी बुरा लगता है, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। समय यूं ही बीतता है और एक दिन पूरा परिवार पार्टी में जाने की तैयारी कर रहा होता है, और इसी बीच शांति अंजलि के कमरे में जाती है। अगर ये साड़ी तुमने पार्टी में जाने के लिए निकाली है तो वापस से अलमारी में रख दो। मैं नहीं चाहती कि मेरे खानदान वाले तुम्हें देखें और मेरा मजाक बनाएं।
अगर लोगों ने देखा कि मेरी छोटी बहू इतनी काली है तो जानती हो ना मेरी कितनी बेइज्जती होगी। अब क्या तुम अपने साथ हमारी भी इंसल्ट करवाना चाहती हो? माँ जी आप चाहती क्या हैं? अब आई ना तुम मुद्दे पर। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ इस पार्टी में ना जाओ। इतना बोलकर शांति वहां से चली जाती है और जब रात को विवेक घर आता है तो अंजलि विवेक से झूठ बोलती है। विवेक, मेरी तबीयत सच में ठीक नहीं है, आप सब चले जाओ, मैं फिर कभी आप लोगों के साथ चलूंगी, पार्टी ही तो है। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, पर तुम दवाई खाकर आराम कर लेना, मैं पार्टी से जल्दी आ जाऊंगा। इस बात से अनजान विवेक की पार्टी में जाने से अंजलि को उसकी माँ ने ही मना किया है। वो पूरे परिवार के साथ पार्टी में जाता है, पर ये सब कुछ निशा नोटिस कर लेती है और खुद से। माँ जी, अंजलि के साथ बिल्कुल सही नहीं कर रही है। अब मुझे ही कुछ करना होगा, पर मैं क्या करूँ? क्या बस एक मौका मेरे हाथ लग जाए। अब हर समय निशा एक मौके की तलाश में रहती है। ऐसे ही एक दिन दोनों ही देवरानी जेठानी रसोई में काम कर रही होती हैं और फर्श पर पानी गिरा होता है और गुस्से में शांति खुद पानी लेने के लिए रसोई में आती है, पर वो फर्श गीला होने की वजह से उसका पैर फिसल जाता है और सही समय पर अंजलि उसे पकड़ लेती है। माँ जी आप ठीक तो हैं? दूर हट कर अंजलि, जब से तू मेरी जिंदगी में आई है मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। बड़ी बहू जल्दी से आकर मुझे संभाल, लगता है मेरे पैर टूट गए। शांति अंजलि को खुद से दूर कर देती है और निशा का सहारा लेकर अपने कमरे में जाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर घर आते हैं और घर वालों को पता चलता है कि शांति के पैरों में छोटा सा फ्रैक्चर आ गया है और डॉक्टर पट्टी करके वहां से चले जाते हैं। और निशा इस मौके का फायदा उठाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी मैं जानती हूँ इस समय आपको छोड़कर जाना सही नहीं है, पर मेरी माँ हॉस्पिटल में है, यहाँ पर काजल है ना आपकी देखभाल करने के लिए। अंजलि तुम भी देख लेना। हाँ दीदी आप जाइए, मैं संभाल लूंगी। निशा अपने मायके चली जाती है और निशा की गैर मौजूदगी में अपनी सास का ख्याल अंजलि रखती है, पर अब भी शांति की अकड़ नहीं जाती। और जब अपनी सास के पैरों की पट्टी करने के लिए अंजलि जाती है तो शांति उसे धक्का मार देती है और अपनी बेटी को बुलाती है। दूर हट कल मुही, काजल बेटा मेरी पट्टी बदल दे। माँ जब से बड़ी भाभी गई हैं तब से आप मुझसे ही काम करवा रही हो। मैं इतनी गोरी और सुंदर हूँ, अब ऐसे में क्या मैं नौकरों की तरह आपकी सेवा करूँ? अगर मैं आपकी सेवा में लगी रहूंगी तो मैं अपनी ब्यूटी का ख्याल कैसे रखूंगी? काजल ऐसी हालत में अपनी मां को अकेला वहीं छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद अंजलि अपनी सास की खरी खोटी सुनकर भी उसकी देखभाल करती है, उसके पैरों की पट्टी बदलती है, उसे सहारा देकर वॉशरूम में ले जाती है, अपने हाथों से खाना खिलाती है। और ये सब देखकर धीरे धीरे शांति पिघल जाती है। और कुछ दिनों बाद जब निशा ससुराल वापस आती है तो वो देखती है कि दोनों सास बहू आपस में बातें कर रही हैं। बहू मैं तेरे काले रंग का मजाक बनाती हूँ क्या, इसीलिए तू दवाई लगाते समय सख्ती बरतती है? अरे जैसी भी हूँ तेरी ही सास हूँ। माँ जी अब पैरों की मसाज करने में थोड़ा दर्द होगा ही। ये लीजिए हो गई आपकी पट्टी। मैं काजल का लंच पैक करके अभी आपका नाश्ता लेकर आती हूँ। ये मैं क्या देख रही हूँ? माँ जी जिस लड़की ने आपकी जिंदगी को अंधेरे से भर दिया आज आप उसके सहारे। काजल कहाँ है? बहू मैंने सिर्फ अंजलि बहू का काला रंग देखा, उसकी सीरत कभी नहीं देख पाई। तेरे जाने के बाद पता चला मेरी अंजलि बहू सिर्फ रंग से काली है पर दिल से बहुत साफ है। और मेरी वो नालायक बेटी, उसकी शादी तो मैं किसी काले लड़के से ही करवाऊंगी ताकि उसका सारा घमंड चूर हो जाए। इस तरह निशा की सूझबूझ से शांति अंजलि को अपना लेती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है।